नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस ऑफ इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 6 जिसमें हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश के मनाली देखने गई थी। हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी सलीमा। उसे सब स्मरण था, सब कुछ याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी सलीमा हिमाचल प्रदेश के मनाली को देखने गई थी और वहां की स्थलाकृति प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर वह बहुत हैरान हो जा रही थी, बहुत आश्चर्य हो रहा था उसको। उसने देखा कि गिरिपाद में स्थित शाल और सागवान के जो घने वन थे वो धीरे धीरे अदृश्य हो गए उसके रास्ते से, और पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे और लंबे वृक्षों पर खिले थे लाल लाल फूल। उसका उन पर ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ ही क्लाइमेट में भी चेंज आता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है और इसके अलावा ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे का वन के बारे में हम बात करेंगे तो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र उगते हैं, उन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो आओ कुछ करके सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा था? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पतियां देखी? और सलीमा की तरह अगर आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें और उन कारकों पर भी विचार करें जिसके कारण वनस्पतियां पैदा हुई हैं। वृक्षों की कटाई, चराई, नगदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उन क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे भी आप लिखेंगे। घास स्थल जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। घास स्थल मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। सलीमा के पिताजी ने सलीमा को विविध प्रकार के वनस्पतियों के बारे में बताया और विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में उसको बताया था। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन,
रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां और आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी अन्य कई जानकारियां दी सलीमा को। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और ये वनस्पतियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। इसका मतलब है इक्वेटर की तरफ से आप जाएंगे और पोल की तरफ जब आप जाएंगे तो ये वनस्पतियां आपको मिलेंगी। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है, क्लाइमेट का चेंज है। जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंज आता है वह क्लाइमेट चेंज के कारण आता है। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण और वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वन की। यहाँ पर दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, चूंकि भूमध्य रेखा पर होते हैं इस कारण से ये क्षेत्र जो है गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। पूरे वर्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। इतने घने वन होते हैं कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, देखिए कितना घना वन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का चित्र। आप देख सकते हैं कि कितने घने हैं और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अंदर तक भी नहीं पहुंच पाता है। इतने घने वन होते हैं और अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पर ये भूमध्य रेखा पर होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास ये पाए जाते हैं और अत्यधिक वर्षा के कारण इनकी पत्तियां पूरी तरह से कभी नहीं झड़ती हैं, इसलिए ये बहुत ही घने वन होते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, देखने में फेफड़े के तरह दिखाई देते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है, ये मगर जैसे बड़े जानवर को भी मारकर एनाकोंडा सांप खा सकता है। विश्व का ये सबसे बड़ा सांप होता है। हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। मौसम के अनुसार ये क्षेत्र इन क्षेत्रों में परिवर्तन होता रहता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम है।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के जो वृक्ष होते हैं ये दृढ़काष्ठ वृक्ष होते हैं और इनमें साल, सागवान, नीम और शीशम होते हैं। दृढ़काष्ठ वृक्ष से फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने में ये उपयोग में लाए जाते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के क्षेत्र में। इसके बाद हम जानेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें हरापन बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, हरियाली बहुत अधिक नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये इस तरह के वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो जंतु है, जो पेड़ है, वे हैं बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस। बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस यहाँ पर पाए जाते हैं। वृक्ष है ये, जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ का जो वन है वो इस प्रकार से प्रतीत होता है जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये शीतोष्ण सदाबहार वन कहे जाते हैं। यहाँ पर हरियाली थोड़ी दिखाई दे रही है, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। और ये शीतोष्ण सदाबहार वन जो है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत की बात यहाँ पे की जा रही है, उनके क्षेत्र को आपको बताना है, उन राज्यों के नाम बताने हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं इसको भी आपको बताना है। यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं बाघ का, गोल्डन लंगूर का और हाथी का। ये जो जीव जंतु है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जब हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तब हमें अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जब सूखा मौसम होता है तो ये जो वन होते हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों के नाम है बांज, एस, बीच। ये पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, बांज, एस और बीच। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर आमतौर पर मिलते हैं हिरन, लोमड़ी, भेड़िए। और यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं फ्रीजेंट और मोनाल, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ्रीजेंट और ये मोनाल का चित्र है। ये यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन क्षेत्र में ये पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति की। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं।
महाद्वीप के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार वन एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं और महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसको यहाँ पर यह नाम पड़ा है भूमध्य सागरीय वनस्पति, क्योंकि यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन का यहाँ पर, और ये जो चित्र है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंगूर के बाग के चित्र यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश, जिसे सिट्रस भी कहा जाता है, के फल पैदा किए जाते हैं। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और नींबू वंश जैसे सिट्रस फल यहाँ पर पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। यहाँ पर वन्य जीवन कम है क्योंकि कृषि करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे शंकुधारी वन की। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से लेकर के 70 के बीच में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को टैगा के नाम से भी जानते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य एवं अखबारी कागज बनाने के काम में आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ होते हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में चीड़, देवदार आदि वन मुख्य पेड़ माने जाते हैं और यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनमें रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। शंकुधारी वन का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। हिमाच्छादित शंकुधारी वन यहाँ पर है। जब बर्फ की बारिश होती है तब वनों का जो दृश्य होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। हिमाच्छादित शंकुधारी वन इस प्रकार से दिखाई देते हैं और जब सामान्य सीजन होता है तो शंकुधारी वन इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे घास स्थल की। घास स्थल में उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं।
यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जिब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल का दृश्य है। ये रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर आपको ध्यान देना है और अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम का पता लगाना है। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थल की। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद कटीली झाड़ियां जो है ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियां तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण ये यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। दिए गए विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को आपको चिन्हित करना है। और क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम आपको बताने हैं जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहां का वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाएंगी। जहां पर बहुत ठंडा प्रदेश होगा, ध्रुवीय प्रदेश होगा, वहां पर काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां वहां पर पाई जाएंगी। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये जो झाड़ियां होती हैं, लाइकेन होता है या काई होता है, ये विकसित होती हैं और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही वन पाएंगे जैसा कि जहां पे इनका जीवन यापन हो रहा था? अगर लोग इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या सलीमा से आप सहमत है? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करेंगे और इसे संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव भी देंगे। हम यहाँ पर चित्र देख रहे हैं जो अभी हमने बात की थी ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की। तो यहाँ पर आप वालरस का चित्र देख रहे हैं, ध्रुवीय भालू का चित्र देख रहे हैं और सील का चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न प्रदेशों के घास स्थलों के बारे में और विभिन्न नामों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है ये, जिसमें पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है सवाना, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है सवाना, ब्राजील में पाया जाता है कंपोस, वेनेजुएला में पाया जाता है लानोस। ये घास है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस और ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल थे। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है
प्रियरी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, वेल्ड मध्य एशिया में पाया जाता है, स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डॉन। तो इन नामों को हमको याद रखना है, ये घास स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर हमने कर लिया है, अब बारी है एक्सरसाइज करने की, अभ्यास करने की। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? तो ये दो जो कारक है वे है तापमान और वर्षा। इन दोनों कारकों पर वनस्पतियों का विकास निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां होती हैं, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो वृक्ष होते हैं, एबोनी और महोगनी। अगला प्रश्न है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में ये वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं नींबू वंश या सिट्रस के फल। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताइए। शंकुधारी वनों के चार उपयोगों में से है, ये जो वन होते हैं इनके काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान एवं अखबारी कागज बनाने के काम में आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुव भालू जैसे जानवरों की शरण स्थली होती है ये शंकुधारी वन, और घरेलू ईंधन के रूप में भी इन लकड़ियों का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो इसमें जो मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न का जो प्रकार है, इसमें हमको सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति प्रकार के वनों में। टुंड्रा वनस्पति प्रकार के वनों में पाए जाते हैं काई और लाइकेन, ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। इसमें बंदर, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का सामान्य जानवर है। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। इसमें महत्वपूर्ण शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है चीड़। अगला प्रश्न है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, स्टेपी घास पाए जाते हैं मध्य एशिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। तो इसमें जो सही जोड़े बनाने हैं, इसमें वालरस दिया है। वालरस जो है ये एक ध्रुवीय जानवर है। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष, ये नरम काष्ठ का पेड़ होता है। जैतून, जैतून एक नींबू वंश सिट्रस फल है। हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है ये। कंपोस, कंपोस जो है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। डाउन, डाउन जो है ये अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल है।
अब आपको कारण बताना है। कारण में पहला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर और त्वचा मोटी होती है। इसका कारण है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है, वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ ही जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आ जाता है। जलवायु में निम्न परिवर्तन जो होते हैं ये वनस्पति के प्रकार और सघनता में बदलाव लाते हैं, जिसमें विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर हो जाता है, विभिन्न स्थानों के वर्षा में विभिन्नता हो जाती है, भूमि की ढाल, मृदा की परत की मोटाई की विभिन्नता भी इसका कारण होती है। तो देखते हैं क्या आगे है। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है आप लोगों के लिए, जिसमें विश्व के विभिन्न भागों के वनों और घास स्थलों के चित्र आपको एकत्र करना है। प्रत्येक चित्र के नीचे इससे संबंधित एक वाक्य को भी लिखना है। दूसरा है, वर्षा वन, घास स्थल और शंकुधारी वन का एक आपको कोलाज बनाना है। यहाँ पर आपको नीचे पहेली दी गई है। ये वनस्पतियों और वन्य जीवों से संबंधित है। इनके शब्द क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के रूप में दिए गए हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल में दिए गए हैं। इनसे दो शब्दों की पहचान की गई है और अपने दोस्त से मिलकर बाकी शब्दों की पहचान आपको करनी है। जैसे यहाँ पर दिया है बैम्बू और यहाँ पर है लिपर्ड। इसी प्रकार से आपको और शब्दों को ढूंढना है। जब आप इस क्रियाकलाप को करेंगे तो आपको शब्द याद रहेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारी YouTube चैनल फोकस अप टू इन्फिनिटी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।